नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 19 फरवरी 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शशि थरूर ने ये आर्टिकल लिखा है, देश में एक रिफ्यूजी और एसाइलम लॉ बनाने की आवश्यकता है। दूसरा आर्टिकल अच्छा कंसेप्ट है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट स्कीम से संबंधित। स्कीम तो अच्छी है, इम्प्लीमेंटेशन में चैलेंजेस हैं, तो इस आर्टिकल को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आर्टिकल है, सिंगापुर के पीएम ने अपनी पार्लियामेंट में स्पीच देते हुए इंडिया के बारे में अपनी टिप्पणी की। टिप्पणी क्या है और क्यों सरकार उसका विरोध कर रही है। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ये कुछ कोट्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। पॉवर्टी से संबंधित कोट्स हैं सारे, तो पॉवर्टी से संबंधित जब भी कुछ लिखना हो तब आप ये कोट्स इस्तेमाल कर सकते हो। इंदिरा गांधी ने कहा था, पॉवर्टी इज़ वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। वायलेंस की सबसे खराब फॉर्म है पॉवर्टी। कार्नेगी मेलन ने कहा था, गरीब लोगों को अगर आप हेल्प करना चाहते हो तो सबसे बेस्ट तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, आप उनमें से एक ना बनो। ये अननोन ने कहा था, गरीब लोगों की जो बेसिक मोबिलिटी है ना, वो गांव से अर्बन एरियाज में स्लम की तरफ है। नेक्स्ट है पॉवर्टी और आर्म रेस। आर्म रेस में पार्टिसिपेट करने के बजाय आप गरीबी को ख़त्म करने की दिशा में काम कर सकते हो। इसके बाद आइजनहोवर, ये यूएस के प्रेसिडेंट थे, इन्होंने कहा, हर एक गन जो बनाई जाती है, हर एक वारशिप जो लॉन्च होता है, हर एक रॉकेट जो फायर किया जाता है, ये दर्शाता है, सिग्निफाई करता है कि जो लोग गरीब हैं, जिनको खाना नहीं मिल पा रहा है, जो ठंड से ग्रस्त हैं, जिनके पास कपड़े नहीं हैं, उनसे आपने चोरी करके ये सब काम किया है, गन बनाई है, वारशिप लॉन्च किया है और रॉकेट फायर किया है। आइजनहोवर ने ये बात बोली थी। इसके बाद नेक्स्ट है जस्टिस कृष्णा अय्यर ऑन सोशल जस्टिस। इन्होंने बोला था, कानून जो है वो देखो भोंकता तो सब पर है लेकिन काटता सिर्फ गरीब लोगों को है। पावरलेस, जिनके पास पावर नहीं है, इलिटरेट जो निरक्षर हैं, जो इग्नोरेंट हैं, उनको काटता है कानून सिर्फ, और भोंकता सब पर है। यानी कानून है सबके लिए लेकिन तंग करता है सिर्फ गरीब लोगों को, पावरलेस लोगों को, इलिटरेट लोगों को, इग्नोरेंट लोगों को। तो ये कोट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इंडिया में एक रिफ्यूजी और एसाइलम लॉ की आवश्यकता से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, इससे पहले कि हम आज का आर्टिकल डिस्कस करना स्टार्ट करें, हम कुछ बेसिक्स डिस्कस कर लेते हैं रिफ्यूजीज से संबंधित जो इंटरनेशनल लॉज या फिर कन्वेंशंस हैं उनके बारे में। रिफ्यूजी टर्म का मतलब क्या होता है? देखो, रिफ्यूजी वो पर्सन होता है जो अपने देश से बाहर, जहां पे उसका हैबिचुअल रेजिडेंस है, वहाँ से अलग किसी दूसरे देश में, फॉर एग्जाम्पल म्यांमार का कोई नागरिक है, वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता वो, क्योंकि उसको डर है या तो वहाँ की सरकार उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी या फिर वहाँ पे उसका परसिक्यूशन हो सकता है कुछ कारणों की वजह से, इसलिए कि वो पर्टिकुलर रेस का है, इसलिए कि वो पर्टिकुलर धर्म का है, पर्टिकुलर नेशनैलिटी का है, या फिर उसका संबंध किसी सोशल ग्रुप से है। सिर्फ इस वजह से उसका परसिक्यूशन हो सकता है उसके पेरेंट कंट्री में जहाँ का वो है। परसिक्यूशन मतलब उस पर अत्याचार हो सकता है, जुल्म हो सकता है, तो वो पर्सन रिफ्यूजी है। समझ गए ना? कोई पर्सन म्यांमार का है लेकिन वो इंडिया में आ गया है, वापस म्यांमार नहीं जाना चाहता है और वहाँ की गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन नहीं अवेल करना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है म्यांमार की गवर्नमेंट उसे प्रोटेक्ट नहीं करेगी और म्यांमार वापस जाने पर उस पर अत्याचार हो सकता है, सिर्फ इसलिए कि वो किसी रेस, किसी धर्म, किसी सोशल ग्रुप से संबंध रखता है, तो वो पर्सन है रिफ्यूजी। इसके बाद देखो, एक प्रिंसिपल के बारे में हम जानते हैं जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट। इस प्रिंसिपल में क्या होता है, मान लीजिए इंडिया में रिफ्यूजीज आए हैं, तो इंडिया उन रिफ्यूजीज को वापस उनके देश नहीं भेजेगा अगर वहां पे उनके परसिक्यूशन का डर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखो रोहिंग्याज भाग कर इंडिया में आए हैं और रोहिंग्याज वापस म्यांमार में जाना नहीं चाहते क्योंकि उनको डर लगता है वहाँ पे अब मिलिट्री कू हो चुका है और अगर वो वापस जाते हैं तो उन पे अत्याचार हो सकता है, तो इस प्रिंसिपल का पालन करते हुए इंडिया उनको वापस नहीं भेज सकता। अगर इंडिया उनको वापस भेजता है म्यांमार में जहाँ उनके प्रोसिक्यूशन का डर है, तो मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट का उल्लंघन है। तो ये हमने बात की प्रिंसिपल ऑफ रिफॉल्वमेंट की। कुछ और बातें डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करने के लिए 1951 में एक कन्वेंशन आई थी
यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन। देखो, जब 1951 में ये कन्वेंशन आई थी तो ये कन्वेंशन सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी, और वो भी सिर्फ यूरोपियंस के लिए। मतलब 1951 से पहले कुछ वायलेंस हुआ है, किसी देश में कुछ गलत घटित हुआ है और यूरोपियन लोग उससे पीड़ित हुए हैं, वो किसी दूसरे देश में जाते हैं तो फिर वापस उनको उनके होम कंट्री में नहीं भेजा जाएगा जहां पे उनके प्रोसिक्यूशन का डर है। तो ध्यान दीजिएगा, 1951 में शुरुआत में जब ये कन्वेंशन आई थी तो ये सिर्फ 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी और सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी। लेकिन 1967 में एक प्रोटोकॉल आता है इस कन्वेंशन से संबंधित, और 1967 के प्रोटोकॉल ने रिस्ट्रिक्शंस हटा दी। पहले ये कन्वेंशन सिर्फ यूरोपियंस के लिए थी, अब सबके लिए हो गई। दूसरा, पहले सिर्फ ये 1951 से पहले की घटनाओं के लिए थी, लेकिन ये जो टाइम वाली कंडीशन थी ये भी हटा दी गई 1967 के प्रोटोकॉल में। सिंपल भाषा में बात करें, इस 1967 के प्रोटोकॉल ने 1951 की यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन को कॉम्प्रिहेंसिव बना दिया, रिस्ट्रिक्शंस हट गई। 20 जनवरी 2020 तक देखो 146 देश पार्टी हैं इस कन्वेंशन में और 147 कंट्रीज पार्टी हैं इस 1967 के प्रोटोकॉल में। क्वेश्चन उठता है, क्या इंडिया पार्टी है कन्वेंशन का या फिर प्रोटोकॉल का? आंसर है नो। इंडिया ना तो पार्टी है कन्वेंशन में और ना ही पार्टी है प्रोटोकॉल में। बट देखो, एक चीज जरूर है, इंडिया हमेशा से रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करता आया है। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, चाइना में जब तिब्बतियंस का प्रोसिक्यूशन हुआ था तो बहुत सारे लोग दलाई लामा की लीडरशिप में भारत में आए और भारत में उनको शरण मिली। 1971 का एग्जाम्पल आप ले लीजिए, किस प्रकार से लाखों बांग्लादेशी इंडिया में आए पाकिस्तानी आर्मी के प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए और वहाँ पे उनको शरण मिली। श्रीलंका से बहुत से तमिलियंस आए जब वहाँ पे सिविल वार स्टार्ट हुआ। इवन अफगानिस्तान से बहुत से लोग इंडिया में हैं अभी फ़िलहाल, ताकि वहाँ के सिविल वार से बचा जा सके। तो इंडिया का इतिहास रहा है, हमेशा से इंडिया ने रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट किया है। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर प्रीलिम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मेडागास्कर, सेंट किट्स और नेविस ये वो देश हैं जो सिर्फ 1951 की कन्वेंशन में पार्टी हैं, प्रोटोकॉल में नहीं है। और कुछ देश जैसे केप वर्डे, यूएस, वेनेजुला ये सिर्फ 1967 के प्रोटोकॉल में पार्टी हैं लेकिन कन्वेंशन में पार्टी नहीं है। इस कन्वेंशन में देखो वैसे ये भी बताया है कि रिफ्यूजीज कौन नहीं हैं, जैसे वो लोग जिन्होंने वार क्राइम्स को कमिट किया है। ऐसा नहीं कि युद्ध चल रहा था, आपने वार क्राइम्स को कमिट किया और बाद में आप दूसरे देश में चले गए डर के मारे और बोलो कि वहाँ पे जाऊँगा तो वापस परसिक्यूशन मेरा हो सकता है। भैया, आपने क्राइम किया है, भाग के आप दूसरे देश में आए हो तो आप रिफ्यूजी नहीं हो, आप वार क्रिमिनल हो। ये जो कन्वेंशन है यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन, ये देखो 1948 के यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के आर्टिकल 14 पर बिल्ड की गई है। आर्टिकल 14 में रिकॉग्नाइज किया गया है उन पर्सन्स के राइट्स को जिनका अपने देश में परसिक्यूशन हो सकता है, वो दूसरे देश में जाके असाइलम मांग सकते हैं। तो ये तो हमने बात की बेसिक स्कीम। अब इससे पहले कि हम आगे डिस्कस करना स्टार्ट करें, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। रिफ्यूजी, असाइलम सीकर और माइग्रेंट तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, रिफ्यूजी के बारे में तो डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया। असाइलम सीकर कौन है ये बताइए। मान लीजिए कोई पर्सन है, म्यांमार से भागकर इंडिया में आ गया है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, रोहिंग्या है, लेकिन इंडिया में वो आ गया है। ये कौन तय करेगा कि वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है? वो तो झूठ भी बोल सकता है ना कि मेरी जान को खतरा है, असल में आया वो अच्छी जॉब प्राप्त करने के लिए है इंडिया में। तो वो भागकर इंडिया में आ गया है, बोल रहा है मैं रिफ्यूजी हूं, लेकिन जब तक यूएनएचसीआर यानी यूएन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजीज या फिर गवर्नमेंट उस पर्सन के क्लेम को वेरीफाई नहीं कर लेती हैं कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है, मतलब वास्तव में म्यांमार से वो इसलिए भाग के आया है कि उसकी जान को वहां पे खतरा है या फिर वो वैसे ही भागकर इंडिया में आ गया है, तो जब तक उसके क्लेम को वेरीफाई नहीं किया जाता है ना कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है या फिर नहीं है, तब तक है वो असाइलम सीकर। अभी उसने शरण मांगी है, आ गया है भागकर इंडिया में, लेकिन अभी गवर्नमेंट या फिर यूएनएचसीआर रिफ्यूजी स्टेटस डिटरमाइन करेगी कि वास्तव में वो रिफ्यूजी है, वास्तव में वो अपनी जान बचाकर आया है या फिर वैसे ही आ गया है। समझ गए? असाइलम सीकर
मतलब रिफ्यूजी स्टेटस जब तक एक्नोलेज नहीं किया गया है, उससे पहले का जो स्टेटस है वो है एसाइलम सीकर। उसके बाद माइग्रेंट कौन है? माइग्रेंट जैसे देखो, बांग्लादेश से कोई पर्सन भागकर इंडिया में आ गया है, उसकी जान को वहां पे कोई खतरा नहीं है, लेकिन उसे लगा कि इंडिया में जाके जॉब करूंगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, तो इस प्रकार से कोई इंडिया में आएगा, फिर वो रिफ्यूजी नहीं है, क्योंकि वो तो जॉब के चक्कर में या फिर बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड्स को एंजॉय करने के लिए इंडिया में आया है, तो वो माइग्रेंट है, वो रिफ्यूजी नहीं है। तो ये डिफरेंस है, अब आपको पता लग गया होगा। कंटेक्स्ट की बात करें, शशि थरूर जो कांग्रेस के एमपी है जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, उन्होंने कहा कि मैंने इस महीने एक प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया रिफ्यूजी और एसाइलम लॉ इनेक्ट करने के लिए। हमारे देश में अभी देखो कोई रिफ्यूजी या फिर एसाइलम लॉ नहीं है, तो जब कोई एसाइलम मांगता है इंडिया में, सरकार एडोक बेसिस पे यानी केस बाय केस बेसिस पे डिफाइन करती है कि हमें इसे एसाइलम देना है या फिर नहीं देना है। लेकिन अगर देखो कानून होता है तो एक निश्चित समय में एसाइलम सीकर्स की मांग को पूरा किया जा सकता है, या तो उन्हें रिजेक्ट किया जा सकता है या फिर एक्सेप्ट किया जा सकता है। अभी तो देखो कई बार तो ऐसा होता है, सरकार सालों साल बैठी रहती है और कोई पर्सन इंडिया में एसाइलम मांगता है तो उसकी रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है बहुत बहुत सालों तक। लेकिन अगर कानून बन जाता है तो फिर सरकार के पास ना ज़्यादा डिस्क्रिशन खत्म हो जाएगी, एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर जो रिक्वेस्ट है एसाइलम मांगने की उसका जवाब देना होगा, और क्राइटेरिया भी कानून में डिफाइन होगा कब कब एसाइलम दिया जा सकता है, किन कंडीशंस में नहीं दिया जा सकता है। इसीलिए शशि थरूर ने कहा कि हमारे देश में रिफ्यूजी और एसाइलम लॉ की आवश्यकता है, इसलिए मैंने प्राइवेट मेंबर बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया ताकि इस पर कानून बनाया जा सके। ऑफकोर्स सरकार नहीं बनाएगी, प्राइवेट मेंबर बिल हमारे देश में रेयरली पास होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर दोगे आप? ये क्वेश्चन देखिए, प्राइवेट मेंबर बिल से संबंधित दो स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने। प्री का क्वेश्चन है, प्राइवेट मेंबर बिल प्रेजेंट किया जाता है उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो इलेक्टेड नहीं है बल्कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया गया है। दूसरी स्टेटमेंट है, हाल ही में पहली बार पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में एक प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ। यह पहली बार था इतिहास में कि पहली बार पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ। ये दोनों स्टेटमेंट्स हैं, बताइए कौन सी सही कौन सी गलत। ये 2017 में यूपीएससी ने पूछा था। देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि अभी हम जिस प्राइवेट मेंबर बिल का जिक्र कर रहे हैं ये तो शशि थरूर ने इंट्रोड्यूस किया है ना। शशि थरूर तो इलेक्टेड एमपी हैं, कहां से? त्रिवेंद्रम से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें यह कहा गया ये सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड एमपीज के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, गलत हो जाती है। इस प्रकार से आप अगर देखो करंट को स्टैटिक से रिलेट करते हो ना, बहुत याद रहता है, चीजें दिमाग में छप जाती हैं। तो प्राइवेट मेंबर बिल देखो किसी भी एमपी के द्वारा पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है अदर देन मिनिस्टर्स। अब दूसरी स्टेटमेंट देखिए, हाल ही में प्राइवेट मेंबर बिल पास हुआ, ये पार्लियामेंट में पहली बार था। ये स्टेटमेंट भी गलत थी, क्योंकि देखो अभी तक पार्लियामेंट में ना 14 प्राइवेट मेंबर बिल पास हो चुके हैं। तो 2017 का ये क्वेश्चन है, तो उस समय भी बहुत सारे जो प्राइवेट मेंबर बिल्स थे वो पास हो चुके थे। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत थी। इस क्वेश्चन का आंसर था कोई भी सही नहीं है, नाइदर 1 नाइदर 2 यानी डी। अब फिर से मुद्दे की तरफ आते हैं। हमारा मुद्दा था रिफ्यूजी लॉज बनाने का। तो देखो हम ना दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करते हैं। पहले आर्ग्यूमेंट डिस्कस करते हैं क्यों हमारे देश में रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर्स के लिए एक कानून बनाने की आवश्यकता है। पहला आर्ग्यूमेंट तो देखो यही हो जाता है कि कानून नहीं है ना, तो फिर कोई भी पर्सन हमारे देश में असाइलम मांगता है ना, तो ये हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनकी विम्स एंड फैंसीज पे डिपेंड हो जाता है कि उसे असाइलम दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा। ब्यूरोक्रेट्स की मर्जी है, पॉलिटिशियंस की मर्जी है, जो करंट रूलिंग गवर्नमेंट है किसको असाइलम दे या फिर ना दे। लेकिन अगर कानून बन गया तो देखो जैसा शुरुआत में भी मैंने आपको बताया, एक निश्चित टाइम फ्रेम के अंदर और एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया को एनालाइज करके असाइलम सीकर्स को असाइलम देना पड़ेगा सरकार को। डिस्क्रिशन बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट ये है कानून बनाने के पीछे, हमारा देखो पास्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हमने अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को असाइलम दिया है हमारे देश में, चाहे वो
जूइस लोग हों, रोमन्स हों, श्रीलंकन तमिल्स हों, नेपाली हों, अफगान हों, रोहिंग्या हों, तिब्बतियंस हों, बांग्लादेशी हों, इन सबको हमने पास्ट में असाइलम दिया है। तो फिर अब हम हमारे कदम क्यों पीछे खींच रहे हैं? अगर असाइलम से संबंधित कानून अगर बनता है तो ना सिर्फ उनको असाइलम मिलेगा, बल्कि कानून में यह भी मेंशन किया जाएगा कि रिफ्यूजीज को हमारे देश में कौन कौन सी बेसिक सर्विसेज मिलेंगी। मतलब रिफ्यूजीज कौन सी बेसिक पब्लिक सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, उन्हें जॉब्स और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। तो ये प्रोविजंस भी उस कॉम्प्रिहेंसिव असाइलम और रिफ्यूजी से संबंधित कानून में किए जा सकते हैं। वैसे देखो, अभी हमारे देश में काफ़ी सारे कानून हैं तो सही रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर से डील करने के लिए, जैसे फॉरेनर एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर एक्ट 1939, पासपोर्ट एक्ट 1967, एक्स्ट्राडिशन एक्ट 1962, सिटीजनशिप एक्ट 1955। उसके बाद इसको अमेंड भी किया गया 2019 में, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिस पे बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी पैदा हुई। फॉरेनर ऑर्डर 1948। ये सब ना सभी फॉरेन इंडिविजुअल्स को एलियन कहते हैं, बट एज सच रिफ्यूजीज और असाइलम्स के लिए कोई कॉम्प्रिहेंसिव और यूनिफॉर्म कानून नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यह दिया जा सकता है कि इंडिया को एक नेशनल असाइलम लॉ बनाने की आवश्यकता है, जो शशि थरूर कहते हैं मैं कई सालों से डिमांड कर रहा हूं। हमारे देश में अभी 2 लाख रिफ्यूजीज हैं, लेकिन उनकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं हो रही है। अगर इंडिया एक अच्छा असाइलम लॉ बनाता है तो वर्ल्ड में इंडिया अपने आप को एक अच्छा डेमोक्रेटिक लीडर के तौर पे साबित करेगा। इंडिया जो अपनी कमिटमेंट है ह्यूमैनिटेरियन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के प्रति, उसको साबित कर सकेगा एक अच्छा सा नेशनल असाइलम लॉ बनाकर। राइटर ये भी बोलते हैं, देखो इंटरनेशनल कन्वेंशन के अनुसार अगर हम कानून बनाएंगे ना, तो हमें ऐसी कोई चीज़ को फुलफिल नहीं करना है जो हम वॉलंटरी नहीं कर रहे हैं। वैसे भी पास्ट रिकॉर्ड अगर हमारा देखें तो हमने बहुत सारी चीज़ें वॉलंटरी की हैं इंटरनेशनल कन्वेंशंस के हिसाब से। अगर उसे कानून की शक्ल दे देंगे तो फिर क्या जा रहा है। इवन हमारी जुडिशरी ने भी 1996 में एक वर्डिक्ट दिया था। वर्डिक्ट ये था, सारे ह्यूमन बींग्स जो अभी इंडिया में रह रहे हैं, चाहे उनकी कोई भी नेशनलिटी हो, उनको प्रोटेक्ट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 14, 20, 21 के अंतर्गत उनको भी फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। ये जो फंडामेंटल राइट्स है ना, ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है, वो सभी लोग जो इंडिया में रह रहे हैं उनके लिए हैं। ये केस क्या था? केस ये था, चकमा रिफ्यूजीज जो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर गए थे 1995 में, उनको फोर्सफुली एविक्ट किया जा रहा था। मामला पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था जब तक इन चकमा रिफ्यूजीज की असाइलम संबंधित एप्लीकेशन का फैसला नहीं हो जाता है, तब तक स्टेट इनको फोर्स की सहायता से एविक्ट नहीं कर सकता। अभी देखो, अलग अलग जो असाइलम या फिर रिफ्यूजीज के मामले हैं ना, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, अलग अलग जज की विचारधारा अलग अलग होती है, वो अलग अलग फैसला देते हैं। लेकिन अगर एक कानून होगा ना रिफ्यूजीज और असाइलम सीकर से संबंधित, तो जज भी इस प्रकार से अलग अलग स्टैंड नहीं ले सकेंगे, उनको कानून के हिसाब से स्टैंड लेना पड़ेगा। लास्ट आर्ग्यूमेंट ये है, देखो जो रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम है ना वर्ल्ड वाइड, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ग्लोबल सॉलिडेरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। तो इंडिया लीड ले सकता है इस मामले में, असाइलम से संबंधित कानून बनाकर। ऐसा अगर इंडिया करता है तो डेमोक्रेसी के जो हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स हैं इंडिया के, उन्हें इंडिया प्रूव कर सकेगा। अब देखो खिलाफ में आर्गुमेंट्स डिस्कस करते हैं। ये सारे जो आर्गुमेंट्स हैं हमने पक्ष में डिस्कस किए। पहली बात, अगर देखो इंडिया कानून बना देता है तो इंडिया के पास डिसाइड करने की जो विंडो है ना अपने नेशनल इंटरेस्ट में, कई बार देखो किसी रिफ्यूजी को असाइलम देना पड़ता है, किसी को नहीं देना पड़ता है। मान लीजिए किसी को दे दिया तो वो देश हमसे नाराज हो जाए, बहुत ज़्यादा टेंशन्स हो जाएं दोनों देशों के रिश्तों में, तो बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं असाइलम देने से पहले। अगर कानून बन गया तो फिर सरकार के हाथ बंद जाएंगे, सरकार फिर नेशनल इंटरेस्ट में फैसला नहीं ले सकेगी। नेक्स्ट, अगर देखो ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आते हैं तो आइडेंटिटी क्राइसिस पैदा हो सकते हैं। जैसे असम में कुछ लोगों की शिकायत है, बांग्लादेशी रिफ्यूजीज की वजह से लोकल जो कल्चर है वो खतरे में है। नेक्स्ट, एक बार रिफ्यूजीज इंडिया में आ गए तो बाद में उन्हें आइडेंटिफाई करना, वापस उनके देश में डिपोर्ट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इंडिया देखो इतना बड़ा है, हरियाणा, केरला, तेलंगाना, यूटीज लाइक जम्मू एंड कश्मीर, दिल्ली, कहाँ कहाँ पर जैसे अगर रिफ्यूजीज जो हैं वो सेटल डाउन हो गए हैं तो वापस उनको कैसे भेजेगी सरकार। नेक्स्ट,
जॉब्स देखो वैसे ही हमारे देश में कम हैं, रोजगार के अवसर इतने हैं नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा रिफ्यूजीज आएंगे तो ज़्यादा इकोनॉमिक बर्डन। नेक्स्ट, इनलीगल वोटिंग का भी खतरा रहता है अगर ज़्यादा रिफ्यूजीज इंडिया में आएंगे। और सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट, टेररिज्म। अब देखो रिफ्यूजीज कुछ इंडिया में आते हैं, पता नहीं लगता ना कौन गलत इरादे से आया है, तो वो रिफ्यूजी की आड़ में यहाँ पे आके नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ जाके काम कर सकता है, तो ये भी खतरा रहता है। तो ये हमने रिफ्यूजीज पर कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स को डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसमें एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। अब इसे यूजीसी ने नोटिफाई कर दिया है। तो सबसे पहले हम बेसिक्स की बात करते हैं। ये एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का कंसेप्ट आखिरकार है क्या? ये कंसेप्ट देखो ये है, मैं आपको एग्जांपल की सहायता से बताता हूं। मान लीजिए आपने बीएससी करने के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लिया जिसका नाम है ए कॉलेज में आपने 1 साल तक बीएससी करी, लेकिन उसके बाद लगा कि अभी मुझे ब्रेक चाहिए, या फिर अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस हो गई घर में, आपको 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी। लेकिन देखो आपने 1 साल जो बीएससी करी है ना, उसके क्रेडिट्स आपको मिल जाएंगे। और क्रेडिट्स कहां पे जमा होंगे? जैसे देखो आपका बैंक अकाउंट होता है, उसी प्रकार से एक एकेडमिक अकाउंट बनेगा और उस एकेडमिक अकाउंट में आपके क्रेडिट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाएंगे उस हिसाब से जितनी एजुकेशन आपने प्राप्त कर ली है, जितने कोर्सेज आपने कंप्लीट कर लिए हैं। फायदा क्या होगा इसका? 1 साल तक आपने बीएससी की, उसके बाद 2 साल का ब्रेक आ गया, 2 साल आपने कुछ नहीं किया, लेकिन 2 साल के गैप के बाद आपको लगा कि फिर से नहीं यार, मुझे अपनी बीएससी कंप्लीट करनी चाहिए, मुझे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको फिर से बीएससी स्टार्ट करनी पड़ेगी, मतलब पहले जो 1 साल में एजुकेशन प्राप्त की थी वो खत्म हो गई, नहीं, उसके क्रेडिट तो आपको मिल गए ना, उसके क्रेडिट आपके एकेडमिक अकाउंट में डिपॉजिट हैं। आप उन क्रेडिट्स को रिडीम कर सकते हो कि देखो भैया, मैंने 1 साल तक तो एजुकेशन हासिल कर ली थी, ये कोर्सेज मैंने किए थे, तो अब मुझे आगे से स्टार्ट करना है। तो वो क्रेडिट्स जो है ना, उनको कंसीडर किया जाएगा। फिर आपको फिर से दोबारा से नए सिरे से नहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। जो एजुकेशन आपने हासिल कर ली है उसके क्रेडिट्स आपको मिल गए और उन क्रेडिट्स को आप रिडीम कर सकते हो। और भी फायदे हैं, जैसे मैं आपको बताता हूं। क्रेडिट्स आपको मिल गए, लेकिन अब देखो आपको लगा कि एक कॉलेज एक शहर में है, मुझे तो किसी दूसरे शहर में जाके एजुकेशन कंटिन्यू करनी है। तो दूसरा कोई शहर है, पहले आप दिल्ली में थे, अब मुंबई में चले गए। मुंबई में कॉलेज है बी कॉलेज में जाके आप क्रेडिट दिखाओगे कि देखो मेरे पास ये क्रेडिट है, मैंने ये कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, फर्दर मैं आपके कॉलेज में एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता हूं। तो वो बी कॉलेज ना आपके क्रेडिट्स को कंसीडर करेगा, मान लेगा कि हां आपने ये सब्जेक्ट्स, ये कोर्स कंप्लीट कर लिया है, तो वो भी आपको आगे फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए बोलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा कि फिर से एडमिशन लीजिए, नए सिरे से शुरुआत कीजिए। मतलब आप इंस्टीट्यूट चेंज कर सकते हो। और भी फायदे हैं, जैसे देखो आपको देखो ये पता है, जैसे आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री में कर रहे हो तो कोर तो आपका हिस्ट्री है, लेकिन कुछ इलेक्टिव कोर्सेज भी होते हैं जो ऑप्शनल होते हैं। तो आप ये कर सकते हो, आपका जो कॉलेज था ना ए में आपने जो ग्रेजुएशन आप हिस्ट्री में कर रहे थे, जो कोर सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, वो तो देखो ए कॉलेज से ही कर लिया, लेकिन जो इलेक्टिव कोर्सेज आपको करने थे ना ग्रेजुएशन में, यानी ऑप्शनल कोर्सेज, वो करने के लिए आपने दूसरे कॉलेजेस का सहारा लिया। जैसे कोई एक्स कॉलेज है, वहां से आपने साइकोलॉजी कर ली, उसके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे जो आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएंगे। कोई और कॉलेज है वाई, वहां से आपने इवन तमिल लिटरेचर पढ़ लिया, आपको तमिल लिटरेचर पढ़ने का मन था, वो आपने पढ़ लिया किसी वाई कॉलेज से, उसके क्रेडिट आपके अकाउंट में जमा हो जाएंगे। तो वो सारे जो क्रेडिट्स है ना कंसीडर किए जाएंगे आपको डिग्री अवॉर्ड करते वक्त ए कॉलेज में जिसमें आपने मूल रूप से एडमिशन लिया था। इवन जो ऑनलाइन पोर्टल है ना स्वयं वाला, इसमें भी आप कोई ना कोई कोर्स कर सकते हो जिसके क्रेडिट आपको मिल जाएंगे, एकेडमिक बैंक में जमा हो जाएंगे और उन क्रेडिट्स को कंसीडर किया जाएगा जब फाइनली जो आपका मूल कॉलेज था ए, उस कॉलेज में फाइनल आपको डिग्री अवॉर्ड करते वक्त। यानी कि 30% जो सिलेबस है ना वो आप अपने जो बेसिक आपका जो कॉलेज था ए उसमें कर सकते हो, बाकी 70% जो कोर्स है वो इधर उधर से आपका मन चाहे किसी भी इंस्टीट्यूट से, और जो भी कोर्स आप करना चाहते हो
इलेक्टिव कोर्स वो आप कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है कायदे से देखें तो। लेकिन दिक्कत ये है ना, हमारे देश में अभी इनइक्वालिटीज काफी ज्यादा हैं। एक मतलब कॉलेज जो है ना सेम लेवल के नहीं है, कोई कॉलेज बहुत अच्छा है, कोई कॉलेज बहुत खराब है। तो जाहिर तौर पर कई सारे कॉलेजेस की डिमांड्स ज्यादा आएंगी। कैसे इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा ना, उसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। 3-4 चैलेंजेस तो राइटर बताते भी हैं। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, आपने एडमिशन लिया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में, शायद दिल्ली में है ना इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, इसमें आपने एडमिशन लिया, लेकिन आपको लगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपने एडमिशन लिया था, आपको लगा कि आईआईटी की जो डिजिटल कम्युनिकेशन है ना, आईआईटी दिल्ली की, वो बहुत अच्छी है, तो मैं इलेक्टिव कोर्स ज्वाइन करूंगा। मेरा एडमिशन आईपी में है, लेकिन मैं डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ना चाहता हूं आईआईटी दिल्ली से। और यह बोल दिया कि सरकार ने सभी कॉलेजेस को कि आपको 20% जो सीट्स है ना, वो इस प्रकार से बाहर से आने वाले बच्चों के लिए आरक्षित करनी है कि जो इलेक्टिव कोर्स आपके कॉलेज में करना चाहता है, यानी है किसी और कॉलेज का, लेकिन ये सब्जेक्ट आपके कॉलेज में पढ़ना चाहता है, उनके लिए 20% सीट्स आप रिजर्व करोगे। लेकिन देखो, मान लीजिए आईआईटी दिल्ली की डिजिटल कम्युनिकेशन पढ़ने के लिए अलग अलग कॉलेजेस से एप्लीकेशंस आ गई 1000 और सीट्स आरक्षित हैं सिर्फ 20। तो कैसे एडमिशन देगा आईआईटी दिल्ली? किस क्वालिफिकेशन के आधार पर देगा? किस पैरामीटर के आधार पर देगा? क्या उनके टेस्ट कंडक्ट करेगा? क्या इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करना जरूरी है कि इलेक्टिव कोर्स करने के लिए भी इतना इतना टेस्ट कंडक्ट हो? समझ रहे हो? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। दूसरा चैलेंज देखो, यूजीसी ने तो ये भी कह दिया है, जो स्वयं पोर्टल है या फिर दूसरे जो ये ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, यहां से भी आप कोई सब्जेक्ट अगर कर लेते हो, कोर्स कर लेते हो, तो उसके भी आपको क्रेडिट मिलेंगे। लेकिन देखो, ऑनलाइन अगर कोई कोर्स करेगा तो जाहिर तौर पर वो नकल मार सकता है ना, और फाइनल जो असेसमेंट टेस्ट होगा उसमें तो धांधलेबाजी भी हो सकती है, अपनी जगह कोई किसी और को बिठा दे, लेकिन फाइनली तो उसको क्रेडिट मिल जाएंगे ना, तो उस क्रेडिट के आधार पर वो अपनी डिग्री ले जाएगा। तो ऐसा ना हो कि एक पूरा कैओस क्रिएट हो जाए, एजुकेशन डिग्री की वैल्यू ही खत्म हो जाए पूरी, ऐसा ना हो जाए इस सिस्टम से। मतलब अच्छी इंटेंशंस के साथ ये सिस्टम लाया गया है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन कैसा होगा वो देखने वाली बात होगी। अभी तक तो अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। फिर एक दिक्कत देखो ये भी आती है, अगर इस प्रकार से लोग मतलब सिर्फ 30% सिलेबस अपने कॉलेज से कवर कर रहे हैं, बाकी 70% तो दूसरे कॉलेज से कवर कर रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि जिस कॉलेज में उस पर्सन ने एडमिशन लिया है उस कॉलेज का ब्रांड अच्छा नहीं है, तो वहां पे तो स्टूडेंट्स के हिसाब से टीचर तो है ही ना, वहां के टीचर तो खाली बैठे रहेंगे, बिल्कुल ही कुछ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि वो कोर्सेज तो बच्चे दूसरे कॉलेजेस से कर रहे हैं और अपने कॉलेज में तो सिर्फ 30% सिलेबस कर रहे हैं, तो उस कॉलेज के टीचर के पास काम ही नहीं होगा। ये भी दिक्कत है। और ये भी हो सकता है कि जिस कॉलेज में बच्चे ने एडमिशन लिया है, वहां पे उसको न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़नी है, लेकिन उसको लगता है कि इस मेरे कॉलेज में न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टीचर है अच्छा नहीं है, उसने मान लिया बस। वो कहता है कि आईआईटी दिल्ली से मैं न्यूक्लियर फिजिक्स करूंगा, बाकी तो अपना 30% अपने कॉलेज से ही कर लूंगा। लेकिन देखो, यूं भी हो सकता है ना, आईआईटी दिल्ली का सिर्फ ब्रांड है, जबकि एक कॉलेज में न्यूक्लियर फिजिक्स का जो टीचर है वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज्यादा अच्छा पढ़ाता हो। सिर्फ आईआईटी दिल्ली का ब्रांड है, इसलिए उस स्टूडेंट का मन कर गया कि न्यूक्लियर फिजिक्स हो सकता है कि आईआईटी दिल्ली में ज्यादा अच्छा हो। तो ये बेसिक ना बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स के कंसेप्ट में। इनको एड्रेस करना जरूरी है अगर हम चाहते हैं ये सिस्टम इंडिया में अच्छे से काम करें। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फॉरेन क्वार्टर से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, सिंपल चीज है। सिंगापुर में ना पार्लियामेंट में एक एमपी थे, उन्होंने झूठ बोल दिया था। तो उनके झूठ बोलने से क्या हुआ, वहां पे ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया। जैसे हमारे पार्लियामेंट में कोई एमपी झूठ बोल देता है, तो वहां पे भी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज हो गया। तो उस पर डिबेट चल रही थी। उस पर डिबेट जब चल रही थी ना, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने जो स्पीच दी उसमें नेहरू, करप्शन, इन सब चीज़ों का जिक्र किया। उन्होंने, सिंगापुर के पीएम ने अपने पार्लियामेंट में एक बात ये बोली कि आप नेहरू का देख लीजिए, जब नेहरू इंडिया में थे तब तक सही चल रहा था, नेहरू आग से निकले थे, वो मैन और नेशंस के लीडर थे। लेकिन नेहरू के जाने के बाद इंडिया में पॉलिटिकल जो वैल्यूज़ हैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई हैं। आज के समय में इंडिया में लोकसभा में काफ़ी सारे एमपीज़ हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। तो ऐसी बात उन्होंने बोली। तो इस पर सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया। सिंगापुर के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उनको समन किया गया।
तो राइटर आज इस आर्टिकल में ये कहना चाहते हैं, क्या यार तुम छोटी छोटी चीज़ों को लेके ऐसे ही भावुक हो जाते हो। कुछ दिन पहले आपने साउथ कोरिया के जो एम्बेसडर थे उनको समन कर दिया, क्यों? क्योंकि हुंडई ने पाकिस्तान में जो हुंडई ब्रांच है उन्होंने कश्मीर सॉलिडरिटी डे पे पोस्ट किया था। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया, इन छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेगी तो कैसे काम चलेगा। जैसे वो एग्जांपल देते हैं कि सिंगापुर के पीएम ने अपनी स्पीच में इवन इजराइल और ब्रिटेन की पॉलिटिक्स को भी बुरा भला कहा, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। लेकिन इंडिया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसने कड़ा संज्ञान लिया इस इशू का। इसके बाद राइटर ये भी बोलते हैं कि सिंगापुर के पीएम की जो स्पीच थी वो 5000 वर्ड्स की थी। तो 5000 वर्ड्स की स्पीच में उन्होंने बस एक बार इंडिया का मेंशन किया। हालांकि उनका मामला था, उन्हें इंडिया के मेंशन करने की क्या जरूरत थी। बट इंडिया का भी देखो ना, इंडिया का सिंगापुर के साथ क्या कंपैरिजन है। इंडिया वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। श्रीलंका, ये सिंगापुर की डेमोक्रेसी तो कंट्रोल डेमोक्रेसी है, दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे इश्यूज पर सरकार को इतना स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं देना चाहिए। इसके अलावा देखो, खुद कई बार सरकार के जो मिनिस्टर हैं वो हमारे पड़ोसी देशों के इंटरनल मैटर्स पर स्टेटमेंट दे देते हैं। तो और कोई देश का प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसके पर्सनल व्यूज़ हैं, तो इंडिया को अपनी इंटरनेशनल रेपुटेशन खराब नहीं करनी चाहिए। और बात रही जो हमने सिंगापुर के एम्बेसडर को समन किया है, इससे इंडिया सिंगापुर के रिलेशंस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रिलेशंस दोनों देशों के मजबूत हैं, बट इंडिया की रेपुटेशन ज़रूर ख़राब होती है। तो ये आर्टिकल था, कहीं ना कहीं एक दो पॉइंट कहीं इस्तेमाल हो जाए या फिर इंटरव्यू में बोर्ड पूछ ले, वहाँ पे आपकी क्या ओपिनियन है वो आप बना सकते हो इस आर्टिकल के आधार पर। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।